के इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस योटा ओवर 1 प्लस योटा इज इक्वल है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। आपने इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। यहाँ पर देखें, जिस स्टूडेंट ने तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है वो क्या करेगा जी, वो यहाँ पर क्या करेगा, पहले 1 माइनस योटा को 1 प्लस योटा से डिवाइड करेगा, यानी रैशनलाइज करेगा। रैशनलाइज करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेगा। मॉडुलस लेने के बाद वो देखेगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या निकलता है। ठीक है, ये तो हो गया वो वाला स्टूडेंट जिसने प्रॉपर्टीज शुरू से पढ़ी नहीं है, अनसीन क्वेश्चन उसके सामने आ गया। अब वो वाला स्टूडेंट जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज अभी पढ़ ली है, ये लेक्चर पढ़ लिया, अब वो क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ में आपने जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है उस हवाले से हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें बाकायदा आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है मैं उसके मुतालिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा और इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मैंने आपको पहले 5 लेक्चर जो हैं वो पहले यहाँ पर मैं डिलीवर कर चुका हूँ, जिनमें मैंने जो सेट्स हैं उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, नेचुरल नंबर सेट्स, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर रैशनल नंबर की जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, वो किस तरह की होती हैं, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक मैं पहले अपने 5 लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके मुतालिक भी मैंने डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है जी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस कैसे मालूम करते हैं, उसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यहाँ पर ये हमने देखनी है यहाँ पर आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। व्हाट इज़ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जानते हैं कि लेट z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैंने z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई रखा हुआ है, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो आपके पास होता है z के ऊपर ये 2 लाइंस आप इस तरह लगाते हैं, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z पढ़ते हैं इसे। और ये होता है आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो रियल पार्ट है वो क्या है, x है, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर आपका y है। तो आपका जो z मॉडुलस है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये आपके पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि अगर आपके पास z जो है 3 + 4 योटा के इक्वल है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो सिंपली आप उसको डिनोट करेंगे मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डैट इज़ इक्वल टू 25 विच इज़ इक्वल टू 5। अब ये आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का तरीका का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या होते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे पास फर्ज करें कि आपके पास ये z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूँ p इंटू एक्स कोमा वाई। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गई। तो अब पी एक्स वाई फ़र्ज़ कर लें कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट P तक जो आपका वेक्टर बनता है OP वेक्टर, ये जो OP वेक्टर है, इस OP वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी, दिस डिनोट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस OP वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो आपके पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर देखें, आपके पास जो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 और पॉइंट P जो पड़ा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट हैं x y। तो आप OP के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, तो OP वेक्टर के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, आप जानते हैं वो कैसे निकलेगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, डैट इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया
ओपी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो आप यहाँ पर देखें, आपने मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को भी इस तरह ही डिफाइन किया हुआ था, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू √x² + y²। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बनते हैं वो ये होते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन shows modulus of complex number। तो ये आपके पास इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन आपका लाजमी पेपर में आता है। समटाइम सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेता है और समटाइम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ जो है उसको इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना के देता है। तो वो देखते हैं जी। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपके पास ये है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है या फिर -z माइनस टाइम z का मॉडुलस हो, या इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस है, या माइनस टाइम z कॉन्जुगेट का मॉडुलस है। ये चारों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है इस प्रॉपर्टी का? इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाता है, कहता है कि इफ़ z इक्वल है 3 + 4 योटा के, देन -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 4। अब देखें यहाँ पर -z कॉन्जुगेट का आपने मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस अगर आपने कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है, यहाँ पर जिसको ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं होगी वो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेगा, फिर उसका जो कॉन्जुगेट आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो उसका आंसर आएगा फिर वो उसका मॉडुलस अप्लाई करेगा। आपने ऐसा नहीं करना। आपको जो कि ये प्रॉपर्टी पता है, आप जानते हैं कि एज -z कॉन्जुगेट जो मॉडुलस है किसके बराबर है, z मॉडुलस के। तो आप सिंपल इसका मॉडुलस मालूम करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो उसका ही आंसर होगा। तो z का मॉडुलस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, डैट इज़ इक्वल टू 25 विच इज़ इक्वल टू 5। तो आपकी ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ये है कि चारों चीज़ें बराबर हैं आपके पास, इनमें से कोई एक चीज़ भी आपको कहता है तो आप सिंपल z का मॉडुलस यहाँ पर मालूम करेंगे। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कुछ इस तरह है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास है जी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने उनका मॉडुलस मालूम कर रहा है उनके प्रोडक्ट का, तो ये आपके पास बराबर होगा z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल देखें। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन कुछ इस तरह है हमारा कि इफ़ z1 इक्वल है √2 + √2 योटा एंड z2 इक्वल है 3 + 3 - 4 योटा का सपोज। तो आपने क्या करना है, देन z1 इंटू z2 मॉडुलस इक्वल होगा 4, 5, 20, 80। अब अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर मालूम करना है तो इस क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं होगी वो स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पर वो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेगा, इनको मल्टीप्लाई करेगा और उसका जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पहले मुश्किल है, फिर जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेना वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पर सिंपल आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस है दिस इज सिंपली इक्वल टू z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। मतलब इनको मल्टीप्लाई करके मॉडुलस नहीं आपने लेना, आपने इनका मॉडुलस को मल्टीप्लाई करके उनको मॉडुलस लेकर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर z1 मॉडुलस आपके पास आ जाएगा,
ये आपका z1 है, इसका मॉडुलस ले लें, ये आ जाएगा √2 प्लस √2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 डैट इज इक्वल टू 2 + 2 4, 4 का रूट आपके पास आ जाएगा 2 यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा z2 का मॉडुलस। तो z2 आपके पास मॉडुलस इसके बराबर है यहाँ पर, ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर खैर ऑप्शन बनेगी 10, इसे आप 10 कर लें, तो ऑप्शन सी जो है वो आपके पास यहाँ पर ठीक हो जाएगी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो z1 × z2 मॉडुलस इक्वल आ जाएगा z1 मॉडुलस × z2 मॉडुलस। तो z1 मॉडुलस कितना निकला 2, z2 मॉडुलस आ गया 5 डैट इज इक्वल टू 10। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है हमारी मॉडुलस की, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं इस तरह और डिवाइड करके उनका मॉडुलस लेना है, तो आप वो बराबर होता है ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक है जी, और यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेम यही क्वेश्चन को अगर फर्द करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम ऐसे कर लेते हैं कि इफ़ इन क्वेश्चन नंबर 2 z1 / z2 मॉडुलस की आपने वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसकी वैल्यू अगर आपने बतानी है तो यहाँ पर ये आएगा, इसका आंसर किस तरह आएगा, ये आ जाएगा z1 / z2 का मॉडुलस इक्वल होगा। यहाँ पर देखें आपको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपने सिंपल इनके मॉडुलस कर देने अलग-अलग, z1 / z2 मॉडुलस कर देंगे आप। अब z1 का मॉडुलस आपने निकाला था अभी किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है। z2 का मॉडुलस किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर आपने ये चीज़ निकालनी है तो उसका आंसर आ जाएगा 2/5 के इक्वल। ठीक है जी, नेक्स्ट इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस की तीसरी प्रॉपर्टी वो यहाँ पर लिखता हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आप देखें यहाँ पर जो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी है वो कुछ इस तरह है कि z की पावर n का जो मॉडुलस है वो बराबर है z मॉडुलस की पावर n के। मतलब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर n है, फिर उसका मॉडुलस मालूम करना है। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट पहले मॉडुलस ले लें, उसकी पावर n ले लें। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर मैं क्वेश्चन यहाँ पर बना लेता हूँ, इफ़ z बराबर है 6 + 8 योटा के, देन z की पावर 3 का जो मॉडुलस है ये आपने मालूम करना है। सपोज z की पावर 3 का मॉडुलस क्या होगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन सी √1000। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर क्यूब लें फिर उस क्यूब की मॉडुलस लें, तो ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है, यहाँ पर एज z क्यूब का जो मॉडुलस है वो यहाँ पर होगा z मॉडुलस की पावर 3 के बराबर। z क्यूब का मॉडुलस इसके बराबर होगा, तो आपने जस्ट यहाँ पर z के पहले मॉडुलस लेना और उस मॉडुलस की पावर 3 मालूम करनी है। यहाँ पर हेयर आपका z मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका आप मॉडुलस ले लें, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आ गया 36, 8 का स्क्वायर आ गया आपके पास 64, डैट इज इक्वल टू 100 विच इज़ इक्वल टू 10। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, हाँ जी, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर z क्यूब का मॉडुलस आ जाएगा, z मॉडुलस कितना निकला 10, 10 की पावर 3 डैट इज इक्वल टू 1000। ऑप्शन सी आपकी ठीक हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरह है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 देखें। प्रॉपर्टी नंबर 5 जनाब मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि z की पावर m है, ठीक है, उसकी मॉडुलस है और ये पावर n इस तरह बाय।
तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास होती है z की पावर मॉडुलस और बाहर ले जाएं mn को, ठीक है जी। और यहाँ पर जो आपके पास m और n है ये इंटीजर्स हैं, वहाँ पर भी जो पावर n है वो इंटीजर्स है, ठीक है। m एंड n आर इंटीजर्स। z की पावर m और फिर उसकी मॉडुलस की पावर n बराबर है z मॉडुलस की पावर mn। मिसाल के तौर पर हम क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अगर आपका z जो है वो 6 + 8 योटा के बराबर है, यानी यही वाला मैंने z ले लिया है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि देन z इनवर्स की पावर 3 और फिर उसका मॉडुलस, ये आपने मालूम करना है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप वैसे देखें तो ये लगता है ऐसे कि पहले इस z का इन्वर्स लेना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसकी पावर 3 लेनी है, फिर उसका जो आंसर आएगा मॉडुलस लेना है। तो ऐसा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना आपने। यहाँ पर सिंपल आप करेंगे ऐसे, z इन्वर्स की पावर 3 है, ये उसका मॉडुलस हो गया, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा z की पावर -3। इसको मज़ीद आप आगे लिख लेंगे इस तरह, z मॉडुलस की पावर -3, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 1/z मॉडुलस की पावर 3। अब z मॉडुलस आपके पास कहाँ कितना निकला है, यहाँ पर 10 था, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3, डैट इज़ इक्वल टू 1/1000। तो इस मरतबा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/1000, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी है जी, ट्राइंगल इनक्वालिटी। इसमें से क्वेश्चन लाजमी पूछता है आपका। ट्राइंगल इनक्वालिटी क्या है आपके पास, फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, z1 + z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल होता है z1 मॉडुलस -z2 मॉडुलस के, और लेस देन इक्वल होता है z1 + z2 मॉडुलस के। दिस इनक्वालिटी इज़ कॉल्ड ट्राइंगल इनक्वालिटी। इस इनक्वालिटी को आप ट्राइंगल इनक्वालिटी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस इनक्वालिटी में यहाँ चंद एक चीज़ें जो नोट करने वाली वो ये हैं, हेयर z1 - z2 मॉडुलस is least value of z1 + z2 मॉडुलस। इसकी जो लीस्ट वैल्यू है, ये वाली साइड जो है इसकी लीस्ट वैल्यू कहलाती है, एंड z1 + z2 मॉडुलस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ z1 + z2। तो ये क्वेश्चन आपके पास बहुत मरतबा यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होते हैं, कहता है कि उनकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दें। अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले चंद एक चीज़ें हो रहे हैं यहाँ पर अगर ये आपके पास इक्वालिटी साइन है, यहाँ पर इस इनक्वालिटी में यहाँ पर मैंने लगाया हुआ इक्वल साइन, अगर यहाँ पर ये इक्वल साइन है तो यहाँ पर z1 और z2 दोनों जो होंगे जी कोलिनियर होंगे आपके पास, ठीक है। इफ z1 एंड z2 आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स आप जानते हैं, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देन इन ट्राइंगल इनक्वालिटी, ट्राइंगल इनक्वालिटी में देयर विल बी इक्वल साइन, देयर विल बी इक्वल साइन।
अगर आपके पास Z1 और Z2 यहाँ पर कोलिनियर हैं तो यहाँ पर आपने इक्वल साइन लगाना है। अगर वो कहता है कि ट्राइंगल इनक्वालिटी आपने लिखनी है उन पॉइंट्स के लिए जो कि नॉन कोलिनियर हैं, तो फिर जनाब आपके पास आएगा फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ट्राइंगल इनक्वालिटी आपकी कुछ इस तरह बन जाएगी, Z1 माइनस Z2 मॉडुलस लेस देन Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन Z1 प्लस Z2 मॉडुलस। इनकी चाहे कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, वो यही रहेगी दोनों सूरतों में। देखें बस ये इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और मज़ीद चीज़ मैं इसको ज़रा रेज कर लूँ। अच्छा, ये शायद यहाँ पर पहले रिकॉर्डिंग में ये चीज़ नहीं आ रही, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये कहा था कि अगर Z1 और Z2 आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं देन इन ट्राइंगल इनक्वालिटी, तो इस ट्राइंगल इनक्वालिटी में देयर विल बी इक्वल साइन, तो यहाँ पर इक्वल साइन आएगा। और अगर आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो फिर ट्राइंगल इनक्वालिटी का आपसे पूछेगा तो यहाँ पर इक्वालिटी साइन नहीं आएंगे, ये लेस देन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास मैं यहाँ पर बता रहा था कि इसकी आपके पास लीस्ट वैल्यू ये है और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है। फ़र्ज़ करें कि आपसे कहता है what is least value of least and greatest value of Z1 माइनस Z2 मॉडुलस। इसकी आपने लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। तो अब इसमें इसे मैं ट्राइंगल इनक्वालिटी को अगर 1 कह देता हूँ यहाँ पर, तो इसमें और इसमें फ़र्क देखें क्या है। Z2 की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ Z2 है, यहाँ पर क्या है माइनस Z2 है। तो आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस Z2 इक्वल टू माइनस Z2 इन 1। इसमें Z2 की जगह माइनस Z2 आप बदल दें तो ये इनक्वालिटी क्या बन जाएगी, वी हैव Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस। आपने Z2 की जगह क्या लिखना है, माइनस Z2, ये चीज़ मैंने कही है। अब ये आ जाएगा Z1 माइनस, अभी आपने पढ़ा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो या उसके नेगेटिव का मॉडुलस हो बराबर होती है, तो ये चीज़ दोबारा किसके बराबर आ जाएगी, Z2 की। ये चीज़ क्या बन जाएगी, Z1 माइनस Z2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2। तो आप देखें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की Z1 माइनस Z2 जो है, इसकी आपके पास लीस्ट वैल्यू वही है जो Z1 प्लस Z2 की है, और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू भी वही है जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। यानी इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ, इन शॉर्ट में ये कहेंगे हम, दिस इम्प्लाइज लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू values of Z1 plus minus Z2 are Z1 minus Z2 modulus and Z1 plus Z2 modulus respectively। यानी आपके पास Z1 प्लस Z2 लिखे या Z1 माइनस Z2 लिखे, दोनों की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू चेंज नहीं होती, दोनों की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू एक जैसी है। माइनस के साथ लिखे तब भी लीस्ट वैल्यू यही है, ग्रेटेस्ट के साथ लिखे और ग्रेटेस्ट वैल्यू यही है। इसी तरह अगर प्लस लिखे तब भी यही लीस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट यही है। दोनों की लीस्ट, दोनों यानी Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 दोनों की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, क्या ये जो इनक्वालिटी है ये आपकी ट्राइंगल इनक्वालिटी बनती है? इसे आप ट्राइंगल इनक्वालिटी नहीं कहेंगे, ये आपकी ट्राइंगल इनक्वालिटी के लिए प्लस का साइन होना चाहिए बीच में, ठीक है। वो वैसे एक रिलेशन ज़रूर बन गया है लेकिन वो ट्राइंगल इनक्वालिटी नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड योर ट्राइंगल इनक्वालिटी, ठीक है। अब ट्राइंगल इनक्वालिटी के हवाले से एक क्वेश्चन पेपर में बहुत मरतबा आया हुआ है, यूईटी में, प्यास में, जी की, आपकी डिफरेंट जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का आया हुआ। कहता है कि अगर आपका जो Z1 है वो बराबर है √2 प्लस √2 अयोटा एंड Z2 जो है वो बराबर है 3 प्लस 4 अयोटा के। अब कम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं खुद से यहाँ सपोज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू Z1 और Z2 की क्या है वो मैं नहीं मुझे पता, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो ये है, अगर Z1 और Z2 ये हैं देन लीस्ट वैल्यू
ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू -3 + 3 2 7। अब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लीस्ट वैल्यू बतानी है Z1 प्लस Z2 की। अब देखें, अभी मैंने आपको बताया है कि Z1 प्लस Z2 की लीस्ट वैल्यू ये है Z1 माइनस Z2, Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस Z1 का मॉडुलस मालूम करें। यहाँ पर हेयर Z1 का मॉडुलस कितना आएगा, इस नंबर का मॉडुलस आ जाएगा आपके पास √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लें, प्लस √2 का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉडुलस आपको निकालने आता है ना। तो Z1 मॉडुलस आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2 + 2 4। Z1 मॉडुलस आ जाएगा 2 के बराबर आपके पास। अब आप यहाँ पर Z2 का मॉडुलस निकालें, तो Z2 का मॉडुलस कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 25। 25 का रूट आ जाएगा 5 आपके पास। अच्छा, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लीस्ट वैल्यू है उसका फार्मूला हमारे पास ये है, दोनों को कर देना माइनस आपने। तो लीस्ट वैल्यू को जब आप करेंगे ना, यहाँ पर -Z1 माइनस Z2 मॉडुलस, तो Z1 मॉडुलस कितना है 2 है, Z2 मॉडुलस कितना निकला है 5। तो आंसर कितना बनेगा -3। अब अगर आप यहाँ पर -3 के ऊपर टिक करते हैं, आप कहते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो दिस इज़ योर रॉन्ग आंसर, ये आपका आंसर गलत होगा जी। आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, -3 इज़ नॉट करेक्ट आंसर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया। देखें, ये Z1 प्लस Z2 के ऊपर लगा हुआ मॉडुलस। मॉडुलस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉडुलस इज शोज डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन आप कहें सर यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। देखें, यहाँ पर जो इसकी लीस्ट वैल्यू है वो बनती यही है, लेकिन फॉर द सेफ साइड, ठीक है, जब भी इसका आंसर नेगेटिव आएगा आपने उसका आंसर पॉजिटिव लिखना है, बिकॉज आपके पास ये है मॉडुलस और मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको ट्रैप करता है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब भी इसकी लीस्ट वैल्यू लिखनी है ना, तो इसके ऊपर आपने जनाब ये एक एब्सोल्यूट का निशान लगा देना है, यानी इसकी जो लीस्ट वैल्यू ये एब्सोल्यूट के साथ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप पूछें सर इसके ऊपर भी, हाँ इसकी भी लीस्ट वैल्यू अगर निकालनी है तो ये, क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। तो बस ये इसमें क्वेश्चन में था, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको बतानी थी। बाकी इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता है तो इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, तो वो 2 है, ये 5 है, 2 + 5 कितना आ जाएगा 7, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी 7 हो जाएगी, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास जनाब इसकी प्रॉपर्टी थी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। इसमें जो आपके डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आया हुआ है काफ़ी मरतबा, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ही है वो, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर उस पर प्रॉपर्टी भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखें, कहता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 - i/1 + i इज इक्वल है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी C, ऑप्शन C -1, ऑप्शन D 2। आपने इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। यहाँ पर देखें, जिस स्टूडेंट ने तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है वो क्या करेगा जी, वो यहाँ पर क्या करेगा, पहले 1 - i को 1 + i से डिवाइड करेगा, यानी रैशनलाइज करेगा। रैशनलाइज करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेगा। मॉडुलस लेने के बाद वो देखेगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या निकलता है, ठीक है। ये तो हो गया वो वाला स्टूडेंट जिसने प्रॉपर्टी शुरू से पढ़ी नहीं है, अनसीन क्वेश्चन उसके सामने आ गया। अब वो वाला स्टूडेंट जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज अभी पढ़ ली है, ये लेक्चर पढ़ लिया, अब वो क्या करेगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 - i/1 + i इज इक्वल है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी C, ऑप्शन C -1, ऑप्शन D 2। आपने इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। यहाँ पर देखें, जिस स्टूडेंट ने तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है वो क्या करेगा जी, वो यहाँ पर क्या करेगा, पहले 1 - i को 1 + i से डिवाइड करेगा, यानी रैशनलाइज करेगा। रैशनलाइज करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेगा। मॉडुलस लेने के बाद वो देखेगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या निकलता है, ठीक है।
ये तो हो गया वो वाला स्टूडेंट जिसने प्रॉपर्टी शुरू से पढ़ी नहीं है, अनसीन क्वेश्चन उसके सामने आ गया। अब वो वाला स्टूडेंट जिन्होंने ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ ली है, ये लेक्चर पढ़ लिया, अब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा जी, इस तरह वो कहेगा जी सर ने बताया था कि यहाँ पर 1 माइनस योटा है ना, 1 प्लस योटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऊपर वाले का मॉडुलस आप अलहदा कर लें, नीचे वाले का मॉडुलस आप अलहदा कर लें, और दोनों का मॉडुलस निकालने के बाद, ठीक है, इसका आंसर निकाल लें यहाँ पर। तो ऊपर वाले का मॉडुलस आपके पास आ जाता है √2, नीचे वाले का मॉडुलस √2 आ गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। और 1 क्या है, एक रियल नंबर है, इसका मतलब रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है कोई नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, ऑप्शन ए आ गया। अच्छा, ये तो वो मैं बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट करेगा जिसने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वो कुछ इस तरह कर लेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा आगे आप चलें, देखें आपको यहाँ पर ये चीज़ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपने निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस का इमेजिनरी पार्ट निकालना है। आप जानते हैं जब भी आप किसी नंबर का मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस किसी भी नंबर का, कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा एक रियल नंबर होता है। मेरी बात गौर करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस निकालते हैं वो हमेशा एक रियल नंबर आता है, उसमें योटा हो ही नहीं सकता, उसमें योटा कभी नहीं होगा। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे, या आपने कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इनका मॉडुलस निकाल दिया, आंसर क्या है 1 है, एक रियल नंबर ही है ना, इसमें योटा कभी भी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस सूरत में आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस निकाला है, तो मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, बस ये आप याद रखें। मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is always positive real number। वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, 0 तब होगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर खुद 0 है तो, यानी नॉन नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल, तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में योटा नहीं होता, लिहाजा इसका इमेजिनरी पार्ट होगा हमेशा 0, डायरेक्ट आपने इसका आंसर 0 लिखना है। इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आपसे पूछा हुआ उसने, z-1 इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट, ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी पेयर ऑफ लाइंस, ऑप्शन सी पॉइंट, ऑप्शन डी प्लेन। आपके पास ये क्वेश्चन दी हुई है, आपसे कहता है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ आपके पास। तो ये आप याद रखें कि जो मॉडुलस होता है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है, जब वो किसी नंबर के इक्वल लिखा होता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने कॉनिक सेक्शन में इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी हुई है, x² + y² इज इक्वल टू a², दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस a, ऐसी है ना। तो यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। देखें यहाँ पर z किसके बराबर है, मैं सिंपल अगर फर्ज करें z मॉडुलस इक्वल टू 4 लिखा हो, तो z मॉडुलस किसके बराबर होता है, √x² + y² के इक्वल टू 4 आ गया। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग करेंगे तो x² + y² इक्वल टू किसके आ जाएगा, 16 के। तो दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर 0 के ऊपर और रेडियस कितना है 4 के इक्वल आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ऐसी है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसका सेंटर थोड़ा चेंज होगा। z-1 इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, z-1 मॉडुलस इक्वल टू 4 है। z किसके बराबर है, z आपके पास बराबर होता है x + योटा y के, -1 इक्वल टू 4। इसे आप लिख सकते हो x - 1 + योटा y इक्वल टू 4। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस ले लें, कैसे मॉडुलस लेते हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर इक्वल टू 4। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, x - 1 का होल स्केयर प्लस y² इक्वल टू 16। दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 1 and 0 and radius is 4। तो दिस रिप्रेजेंट ऑलवेज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप कैसे मालूम करते हैं, उसकी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस की, रिलेटेड MCQs डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बाकी इंशाल्लाह इसमें बाद किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। बाकी अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इनको आप लाइक किया करें और शेयर भी किया करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो इसमें। ठीक है जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।